और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। My pleasure, Chico sir. Thank you. तार साहब, आज एक बड़ा अनोखा वाकया हुआ और सारा मुल्क परेशान भी है। पूरी दुनिया की तरफ से जो है वो अफसोस के पैगामात भी आ रहे हैं और पाकिस्तान में एक नई रवायत चल पड़ी है, ये पॉलिटिकल वायलेंस की। वाइट हाउस ने भी स्टेटमेंट दी, पूरी दुनिया ने इसकी स्टेटमेंट दी। इमरान खान, जिनके ऊपर आज तक कभी इस तरह का कातलाना हमला उनके सियासी कैरियर में नहीं हुआ, और अगर आपको याद हो कि फैसल वावडा ने मार्च शुरू होने से पहले ही कह दिया था कि मैं जनाजे जनाजे और खून ही खून देख रहा हूँ। तो तार साहब, आप क्या देख रहे हैं? एक तरफ तो लोग एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बातें कर रहे हैं, वो इमरान खान कहते हैं कि जो 3 लोग हैं वो रिज़ाइन करें, इंटीरियर मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और एक डीजीसी हैं, वो रिज़ाइन करें। आप कैसे देखते हैं हालात किस तरफ जा रहे हैं, और अब यहाँ से जहाँ पे हम पहुँच गए हैं, पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आ रहा है आपको? चीमा साहब, ये एक बदनसीब मुल्क का एक बदनसीब तरीन दिन है आज। ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इस तरह का वाकया जो है वो इस तरह शाक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान 1947 से लेकर आज तक की हिस्ट्री में इस तरह के वाकयात भरे पड़े हैं। हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जो थे वो भी शहीद हुए थे। उसके बाद दर पे आज तक किसी को, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब का कातिल आज तक नहीं मिला किसी को, और ये इसी तरह जियाउल हक साहब का आज तक नहीं पता चल सका क्या है। बस आपकी एक जो रस्म है कि जेआईटी बना दी जाती है, और उसके बाद हमारे जो और खुली अदालतें लग चुकी हैं। हर चौक में अदालत है। हर टीवी एंकर आज के बाद आपको देखेंगे कि वो इन्वेस्टिगेटर भी बन जाएगा, वकील भी बन जाएगा, और स्पेकुलेट। मैं अभी तक सोफार जो 10 अभी तक जो बातें चल रही हैं, मैं वो आपके देखने वालों के को बताना चाहूंगा क्या हो रहा है। पहली स्टेटमेंट ये है कि गोलियां 6 और जख्मी 14। ये अहमद मीर साहब का ट्वीट है। इजाज चौधरी साहब पीटीआई के लीडर हैं, उन्होंने कहा मुझे एक रात पहले ही मैंने जो है वो एमपीए चट्टा साहब को बता दिया था, एक दिन पहले ही। अब पता नहीं उनको इल्हाम आया है। अगर उनके पास इंफॉर्मेशन थी तो उन्होंने इदारों को क्यों नहीं बताई? जिस तरह आपने खुद फरमाया, असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस खान साहब के बिहाफ पर करके तो 3 लोगों पे चार्जेस डाल दिए हैं। खान साहब ने सियालकोट के जलसे में इंकशाफ किया था कि उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके एक नामालूम जगह पर रख दी है, जिसमें 4 लोगों को नामजद किया गया है। 5वां पॉइंट ये है कि इनके पीटीआई के एक लीडर कराची से आलमगीर साहब है, वो उनके बारे में कहा जा रहा है ये उनका बॉडीगार्ड था, उनके साथ कराची से आया है। अब नंबर 6 पॉइंट ये है कि वो बंदा कहता है कि मैं खुद अपने मोटरसाइकिल पे आया हूं और अपने मामू के मोटरसाइकिल शोरूम पे मोटरसाइकिल खड़ा किया है। 6ठा तजाद ये है कि इल्जाम लग चुका है कि ये भारत ने किया है, रा इन्वॉल्व है होगी शायद इसमें। 7वां बयान ये है कि उस बंदे ने पहले ये खुद कहा है कि मैंने खुद ही तैयारी की है, खुद ही मारा है। कभी वो कहता है मैं लाहौर से इसको चेज करते आ रहा हूं, और बड़े सुकून से उसने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ही इसको ट्राई किया सारा। अगला पॉइंट ये है कि पेशावर में कोर कमांडर घर पे हमला हो चुका है। हमारे फैसलाबाद के अंदर सनाउल्लाह साहब के घर के ऊपर भी हमला हो चुका है। 9वां पॉइंट ये है कि जलसों के अंदर वादा लिया जा रहा है कौम से कि आप बदला लोगे, और वो सारा जो है अवाम उनके साथ है, वो कहते बदला लेंगे। उसके बाद अगला जो अभी तक जो डिसीजन आया है, वो कहते हैं कि लॉन्ग मार्च को जारी रखा जाएगा। और उसमें आखिरी बात ये कहूंगा कि जो खान साहब ने पहले ही कहा था फैसला या वोट से होगा या खून से होगा, तो ये सारी चीजें जब मौजूद थी, लोगों को पता था, सब पता था सारा। आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं, आप वीडियो रिकॉर्ड करा रहे हैं। फैसल वाडा साहब आपके पीटीआई के सेनेटर हैं, वो कहते हैं हमें मुझे लाशें और मुझे जनाजे नजर आ रहे हैं। तो ये इसमें कोई सरप्राइज तो नहीं ना। लेकिन इन सारी चीजों में आज देखा जाए तो 2-4 पॉइंट में जिसपे इस बात पे मैं बताना चाहूंगा, यहां इनकी अपनी हुकूमत थी। गुजरात जो है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का होम टाउन है, तो ब्लेम राणा सनाउल्लाह का किस तरह ब्लेम आ गया? वहां पे जो पुलिस अपॉइंटेड है वो पुलिस राणा सनाउल्लाह साहब के तो नीचे ही नहीं है, वो तो अपॉइंट ही नहीं उनके वहां की गई। और जब बार बार आपके खुद जो सेनेटर है वो कह रहे हैं कि हम इनको वार्न करते रहे, तो कसूर किसका होगा?
हालांकि मैं इसको कंडेम करता हूं, जो कुछ भी हुआ है ज्यादती हुई है, मैं तशद्दुद में, इस तरह की चीजों में आई डोंट बिलीव इन इट। लेकिन उस मुल्क के अंदर जहां इस तरह की चीजें नॉर्म हो चुकी हैं, जहां आपकी आधी पार्टी खुद कह रही है कि हमें जनाजे और लाशें नजर आ रही हैं, तो ब्लेम किस पे होना चाहिए? आज मेरा ये क्वेश्चन मार्क है। और उसमें खासकर चीमा साहब, आज मैं समझता हूं कि अगले मैं सारी जिंदगी सोचता रहा हूं कि पहले वो बचपन में कहते थे पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है, अब इस एज में मैं देखता हूं कि मुल्क जो है घंटों के हिसाब से चल रहा है, लेकिन अगले घंटे मिनट अब बड़े सेंसिटिव है। जब कोर कमांडरों के घरों के ऊपर हमले हो रहे हो, तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि वो उस कंट्री की डायरेक्शन क्या है। कोर कमांडरों के घरों के ऊपर हमले मैंने नहीं पहले देखे थे अपनी जिंदगी में, बहसीते पाकिस्तानी अमेरिकन मैंने नहीं सुना। तो उसमें आप इसकी सेंसिटिविटी का अंदाजा लगा लें आप। और जिन्होंने, और मैं, लेकिन उसमें एक ये मैं समझता हूं, हमारे अदारों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको एक्सेप्ट करनी चाहिए। जिन्होंने ये इमरान प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जो उठा के एजेंसियां लेजिस्लेशन कराती रही हैं, जो एजेंसियां उठा के मेंबर नेशनल असेंबली के इनके बजट पास कराती रही हैं, और ये उन्हीं की जिम्मेदारी है। उनको अपनी जिम्मेदारी एक्सेप्ट करनी चाहिए, उन मुल्क को जस्टिफाई करना चाहिए। जिनका ये प्रोजेक्ट था, ये उनको रैप अप करें, अपनी अपनी जिम्मेदारी पकड़ें। कंट्री के हालात इस वक्त, चीमा साहब, मैं कंट्री के हालात क्या बताऊं। मैंने कल एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की वॉशिंगटन डीसी में, जिसमें दुनिया के मसलों को डिस्कस किया गया है, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, पूरी दुनिया इस वक्त एक परेशान है इन्फ्लेशन से, फूड सिक्योरिटी से, एनर्जी क्राइसिस पे। ये 3-4 मसाइल जो है पूरी दुनिया के डिस्कस किए गए हैं। आपके मसाइल इनसे अब ज्यादा है, आप अगले लेवल पे जा रहे हैं। आपकी डेस्टिनेशन अफगानिस्तान जो है वो करीब आती जा रही है। उसकी वजह यह है कि खास आपका जो ट्रेलर, खूनी ट्रेलर है, उसके ऊपर जो अल्फाज लिखे हुए हैं वो कहते हैं अमल बिन मारूफ। So you are getting close to your destination, Kabul. You are getting close to your destination of तालिबान एंड जिहाद। खान साहब फरमा चुके हैं ये सियासत नहीं है, जिहाद है। और आज वो जो 25 करोड़ लोग जो इन्होंने तैयार किए थे जिहाद के लिए, उनके आज उनकी फाइनल स्टेटमेंट है कि हाँ, हम बदला लें। यू हैव टच आवर रेड लाइन, यू हैव क्रॉस्ड आवर रेड लाइन। और मैंने आपके पिछले वीलॉग में कहा था कि इशू इस वक्त ये 2 पार्टियां आमने सामने हैं, इमरान खान वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट। तो अब वो ये समझते हैं कि अदर पार्टी हैज क्रॉस द रेड लाइन, नो वी विल रिटेलिएट, उनका रिटेलिएशन क्या है? अपने मुल्क को आग लगा दें, ये उनका रिटेलिएशन होगा। तो अब उसमें आपके जो सेंसिटिव अदारे हैं, जो 2018 में अमीरुल मोमिनीन को जो लेकर आए थे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करें, इन चीजों को अनवाइंड करें इफ दे कैन डू इट, और अदरवाइज फिर छोड़ दें। अदरवाइज पहले जहां वो कहते हैं बार बार कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन, तो फिर वो पॉलिटिकल विंग को बंद करें, तो फिर अपने बॉर्डर्स पे जाएं, आप बैरकों में जाएं, या फिर आज पाकिस्तान बचाने के टाइम में बचाएं उसको, अगर बच सकता है, अगर आपके प्लान में शामिल है। वरना अब मेरे ख्याल में इससे आगे जा नहीं सकेंगे, क्योंकि इकॉनमी आपकी जीरो। आप मांग के कंट्री लोगों से मांग के चल रहे हैं। कभी आप कराची बेचने की कोशिश करते हैं चाइना के सामने, कभी उनसे वो आप सी पैक कहते हैं वापस आ जाओ, कभी कहते हैं ट्रेनें चला लो यहाँ पे, कभी ये कर लो, कभी वो कर लो। ये जिस तरह आप खुद कई दफा कह चुके हैं, बारोड इकॉनमी है। लेकिन ये कि इस वक्त दुनिया के पास पैसा ही नहीं है आपको दे सके। दुनिया खुद अपनी फिक्रों में पड़ी हुई है। यूरोप अपने एनर्जी क्राइसिस से डील करने के लिए काफी पेन में है, तो वो आपके ऊपर डॉलरों और पाउंडों की बारिश अब नहीं कर पाएगा। अमेरिका अपने क्राइसिस में है, जो बाइडेन साहब खुद परेशान है, बराक ओबामा अलग परेशान है, डोनाल्ड ट्रंप अलग सोच में पड़े हुए हैं। तो आपके इन अल्लो तल्लो का किस तरह लोग चलाएंगे, क्या करेंगे? ये आप मजाक छोड़ें, अब कुछ सीरियस हो, मुल्क बचाने की सक्कत है तो बचाएं, तो नहीं तो फिर अफगानिस्तान है। फिर वो कहते हैं अफगानिस्तान भी तो है ही ना, उसका भी झंडा है, तराना उसका भी है। तार साहब, इसमें इंटरेस्टिंग चीज तो ये है कि इमरान खान कहते हैं मैंने इन तमाम सियासतदानों के साथ नहीं बैठना। ये सियासतदान कहते हैं कि जी ठीक है आप हमारे साथ बैठे हैं। एस्टैब्लिशमेंट कहती है कि जी हम तो न्यूट्रल हो गए हैं। अब इस वाक़े के बाद ये जो इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ है, आप क्या समझते हैं इमरान खान साहब की, क्योंकि आप वो कहते हैं लॉन्ग मार्च मैंने कंप्लीट करना है,
अब वो दोबारा अगर लॉन्ग मार्च आज से 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, या जितने दिनों बाद वो दोबारा शुरू करते हैं, आप क्या समझते हैं उनके पास कितना को पॉलिटिकल कैपिटल अब दोबारा उनके पास आ गया है? और क्या जो उनकी डिमांड्स हैं, जो नई डिमांड्स लेके आते हैं, सारी बात है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी बैठेगी और वो फैसला करेंगे, वो कोई भी डिमांड हो सकती है। आप क्या समझते हैं कि जो डिमांड्स होंगी वो मनवा सकेंगे लोगों, जो है वो लोग उनके साथ निकल आएंगे और कोई डिमांड मानी जाएंगी, और या कि आप समझते हैं कि वो इसी तनख्वाह पे काम करेंगे कि ठीक है कातलाना हमला हुआ है, ठीक है बर्दाश्त करें, और साथ में ये है कि बाकी जो वक्त का इंतज़ार करें, आप अगस्त, अगले साल अगस्त का इंतज़ार करें। आपको क्या ऑप्शंस नज़र आ रही हैं? इमरान खान की जो बातें हैं मानी जाएंगी इस माहौल में, या कि इलेक्शंस अगस्त में नज़र आते हैं आपको? चीमा साहब, मैं अब 2-4 चीजें, मैं एक तो अपनी ख्वाहिश जो है वो मैं सबसे पहले वो बताना चाहूंगा कि अगर पाकिस्तान को आज बचाना है तो पहला फैसला क्या होना चाहिए? वो ये फैसला होना चाहिए कि आज शाम को अगले नए आर्मी चीफ का ऐलान होना चाहिए। उससे आपके 90% मसाइल हल हो जाएंगे, क्योंकि लॉन्ग मार्च ये तैयारी जो की जा रही है सारी अटैक करने के लिए पिंडी इस्लामाबाद पर, सिर्फ उस एक नॉमिनेशन की वजह से हो रही है। सबसे पहले तो अगर आपने पाकिस्तान को बचाना है तो अगले 2-4 घंटों में खुदा रहा उस बंदे का नाम जो है वो अनाउंस कर दे कि ये नई टीम है, ये संभालेगी। 90% आपके मसाइल उसी से हल हो जाए। अब दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि खान साहब नेगोशिएट करेंगे। दो चीजें, खान साहब सियासी भी नहीं है, जमहूरी भी नहीं है। खान साहब की सियासी तरबियत ही नहीं की गई। जो लोग इनको लेकर आए हैं उन्होंने इनकी तरबियत ही नहीं सियासी होने दी, उन्होंने इनको जमहूरियत प्रोसेस ही असेंबली के अंदर नहीं करने दिया। खुद एजेंसियां उठा उठा के एमएनएस बुलाती रही। अब उसकी मिसाल देता हूं, इनका जहां पे अपने इनके नंबर ठीक है वहां पे असेंबलियां ठीक है, जहां इनके नंबर ठीक नहीं है उन असेंबलियों को एक्सेप्ट नहीं करते। एक बात ये, तो उससे बात क्या की जाएगी? अब वो दूसरी, आप कहते हैं कि उनके साथ नेगोशिएट किया जाए। नेगोशिएट उनके साथ किस तरह करना है आपने? वो कहते हैं इलेक्शन कराएं, लेकिन इलेक्शन कमीशन मेरी मर्जी, चेयरमैन मेरी मर्जी का होना चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं अपोजिशन भी मेरी मर्जी की होनी चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं चीफ जस्टिस मेरी मर्जी का होना चाहिए। फिर वो कहते हैं आर्मी चीफ मेरी मर्जी का होना चाहिए। फिर वो कहते हैं अगर आओ तो मैं 10 साल हुकूमत में रहूं। फिर वो चाहेंगे अगले कि मैं 10 उस्मान बुजदार लेकर आऊं। फिर वो कहेंगे मुझे 10 फराग गोगी भी साथ चाहिए। तो ये आप किस तरह की, आप इस इंसान से किस तरह डील करेंगे? आप ये चीमा साहब, ना आपका मसला है ना नून लीग का मसला है, मसला उनका है जिन्होंने ये बुत तराशा है। ये उनका मसला है। उनको चाहिए कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी एक्सेप्ट करें। आपने इसकी सियासी तरबियत नहीं होने दी। आप इसकी मर्जी के ऊपर एमएनए, इनके सियासी लोगों को, आप नैब को भी मैनिपुलेट किया गया, लोगों को इंतखाबी सियासत में उनको, यहां तक आप देखें पैमरा की हालत ने क्या कर दी थी। हामिद मीर को 9 महीने टीवी पे किसने नहीं आने दिया? किसने कहा था कि सॉफ्ट इमेज इसका बिल्ड करें? ये उन्हीं लोगों की जिम्मेदारी है जो इसको बनाते रहे हैं। खुद तो जीरो है ये बंदा, खुद तो ये उस्मान बुजदार है, खुद तो मुराद सईद है, ये खुद तो ये जुल्फी बुखारी है, खुद क्या है? मैं पूछता ये हूं, इसका कंपैरिजन यू कैन नॉट डू इट विद नून लीग, यू कैन नॉट डू विद एनी अदर। बल्कि मैं तो नून लीग को भी सियासी नहीं समझता, वो भी तो एक मौरूसी पार्टी है। सियासतदान इतने सियासतदान है, उनके अंदर कौन सी जमहूरियत है? लेकिन इन लोगों को मैं ना सियासी समझता हूं ना जमहूरी समझता हूं, क्योंकि ये तो अपने मर्जी के अपने, सिर्फ आप देखें खान साहब के लिए सूबा सराद की असेंबली भी ठीक है, पंजाब की असेंबली भी ठीक है, आजाद कश्मीर की असेंबली भी ठीक है, गिलगित बिल्तिस्तान की असेंबली भी ठीक है। ठीक नहीं है जहां इनकी मेजोरिटी नहीं है, ठीक नहीं जहां ये रूल नहीं कर सकते। चीफ इलेक्शन कमीशन अपॉइंट खुद किया है, जब उसने सेनेट में इनका साथ नहीं दिया, आज उसको गालियां निकालते हैं। बाजवा साहब इनके लिए, मैं समझता हूं ये खुद उनके लाइफ टाइम एक्सटेंशन देने के लिए तैयार थे, जब इनका पर्पस नहीं सर्व हो रहा आज उसको अमर बिन मारूफ उसको बना दिया इन्होंने, मीर जाफर बना दिया। तो ये बंदा, इनके साथ क्या निगोशिएट करेंगे? वो तो कहता है कि मुझे पाकिस्तान मेरी मर्जी से गेम हो सारी, निगोशिएट उन लोगों से। मेरी चीमा साहब, मेरी अपनी नाकस राय के मुताबिक सियासत जो है वो निगोशिएशन का नाम है। सियासत नाम है, कुछ दिया जाता है कुछ लिया जाता है, मिडिल ग्राउंड्स के ऊपर नेशनल इंटरेस्ट के लिए कंप्रोमाइज किए जाते हैं। आज जो ड्रामा हो रहा है या आज जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है, नुकसान किसका है? स्टेट ऑफ पाकिस्तान का है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान का है। लेकिन इन सारे लोगों में से
इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट जुडिशरी, ये लोटे पोटे, ये लौंडे लपाड़े, ये आपका क्या ख्याल है जो पाकिस्तान के बारे में, ये सारे हैं तो पाकिस्तानी ना, फ्रेंच तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? मुझे आप ये बताएं, आपको रशिया से गंदम इंपोर्ट करनी पड़ रही है, आप एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं। बल्कि मेरा अगला क्वेश्चन ये होगा इन सबसे कि वो 300 टन जो आप मंगा रहे हो, जो जितनी वो गंदम, पैसे किस तरह देने? पैसे तो आपके पास सिर्फ $7 बिलियन है आपके पास। आपने मिलते की है जाके चाइना की, वो चाइना किस तरह दे? IMF की रिपोर्ट आ चुकी है कि उनकी GDP जो है वो 40 साल में से लोएस्ट पॉसिबल लेवल पर है इस वक्त अपनी। दूसरा, उन्होंने श्रीलंका में देख लिया वहां पे क्या ड्रामा हुआ है, आपको पैसे वो किस तरह देंगे आप? तो आप मांगते तो फिर रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं देना। वो शहबाज शरीफ साहब ने खुद कहा था कि मिडिल ईस्ट वाले तो मेरा फोन ही नहीं उठाते अब। तो मेरा मकसद है ये फिर ये GT रोड में जो ड्रामा हो रहा है, इसको रोका क्यों नहीं जा रहा? और फिर मैंने अगले दिन भी बात की है, TLP के लिए आपने यहां पुल सरात बना दिया था वजीराबाद पे, आप टैंक लेकर आ गए थे वजीराबाद में आके, आपने उसके बाद उनको तकरीबकार उन्होंने उनकी पार्टी बैन कर दी थी। तो इनके लिए कौन सा कानून, इनको क्यों खुली छुट्टी दे रखी है आपने? ये कहते हैं हमारा आईनी हक है, तो वो पाकिस्तानी नहीं है TLP वाले। देखिए डबल स्टैंडर्ड। लेकिन चीमा साहब, इस वक्त आप उस लेवल से आगे आ चुके हैं, अब आप बिल्कुल कहते हैं, अब आप इस तरह उड़ने की जगह पे पहुंचे हुए हैं। उसकी वजह यह है ना कि आपके हालात पहले ही घुटनों के बल हैं। 4 करोड़ आपका लोग जो है वो खुले आसमान के नीचे हैं। आज आप जिस जगह पहुंच चुके हैं, यू कैन नॉट अफोर्ड इट, यू कैन नॉट अफोर्ड इट। आज आपको, मैं समझता हूं कुदरत भी रो रही होगी आपके हालात देख। आप 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके देखें, हिस्टोरियन क्या लिखेंगे आपके बारे में, कि आपको तबाह करने के लिए किसी दूसरे मुल्क को आप पे हमला करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने खुद ही अपने मुल्क को जला दिया। हिस्ट्री में यह लिखा जाएगा कि आपके अंदर से ही लौंडे लपाड़े ट्विटर जो आपने ट्विटर पे जो रेज किए थे, ऐसे वो लोग हैं जो, मेरा मकसद है जिनका पढ़ने लिखने का टाइम है, जिनका काम करने का टाइम है, आपने उनको किस ट्रक की पत्ती के पीछे लगाया है? उन्होंने ही अपने मुल्क को जला के राख कर। तार साहब, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये बेसिकली जो सियासी जमातों ने एक टेम्परेचर उठाया था कि गिरा दो जला दो, शेख रशीद कहा करते थे गिरा दो जला दो मार दो, ये कर दो वो कर दो, और इमरान खान भी ये इस तरह की बातें करते थे कि जी जब मैं इस्लामाबाद जाएंगे तो पंजाब जो इस्लामाबाद की पुलिस है वो हमारे साथ मिल जाएगी, हम जाके चीज़ें अपने कंट्रोल में ले लेंगे। एक तरफ ये बातें की जा रही हैं, दूसरी तरफ ये भी बहुत सारे लोग इंटरनल ये कह रहे हैं कि जनाब ये तो बैरूनी मुल्कों की साजिश है, ये तो बाहर के जो है वो। आप क्या समझते हैं, ये बैरूनी साजिश है या कोई ये जो सियासी नफरतें फैलाई गई हैं ये उसका नतीजा है? क्योंकि ये कोई एक सियासी जमात ने नफरत तो नहीं फैलाई, सारे एक दूसरे के खिलाफ नफरतें फैलाते थे, तो कोई एक बीच में उठ खड़ा हुआ? चीमा साहब, इस वक्त मैं आपको बताऊं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास बिल्कुल कोई टाइम नहीं है कि आप जैसे एक यूजलेस कंट्री के ऊपर अपनी एनर्जी और पैसा जाया करें। ये मैं गारंटी कर देता हूं। अमेरिका के पास ना एनर्जी है, ना उनके पास कोई इतनी आपकी जरूरत है, ना आप इतने इंपॉर्टेंट है कि वो आपकी रजीम चेंज करता है या वो खास आपके पीछे जाए या किसी और में इंटरेस्ट शो करे। मेरे साथ इस लेवल पर, इस बात पे आप मेरे साथ बैठ के कोई चीज आप चैलेंज कर लें, डिबेट कर लें। आपके पास एक भी स्वाय आपकी सरहद अगर चाइना के साथ ना मिलती, आपका बॉर्डर इंडिया के साथ ना होता, अफगानिस्तान ईरान के साथ बॉर्डर ना होता, यकीन करें आपसे शेक हैंड कोई ना करता। आपके जो हालात 1947 से हैं, आपने आज तक लीडरशिप या आपने मोरालिटी या करैक्टर को जिस तरीके से आपने उनके पामालियां की हैं, करप्शन में आपने इंतहा की, दहशतगर्दी आपने पाल पाल के बेची उसको, आपसे शेक हैंड कोई ना करे। मैं तो वॉशिंगटन DC में बैठा हूं, मुझे पता है ना, मैं पाकिस्तानी, कि मुझसे लोग अमेरिकन क्या क्वेश्चन करते हैं पाकिस्तान के बारे में, आपकी रिप्यूट क्या है, ये मुझसे पूछा जाता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। आज आप बात कर रहे हैं, मुझे आज सुबह से 25 ईमेलें आ चुकी हैं, 25 व्हाट्सएप मैसेज आ चुके हैं कि यू रियली कैन अफोर्ड इट। ये क्वेश्चन किया जा रहा है, कैन द पाकिस्तान अफोर्ड व्हाट इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान?
लेकिन उसमें बात ये कह रहे हैं कि दर हकीकत इस वक्त आपके सर्कमस्टांसेस ये हैं, आपकी सिर्फ ये इंटरनल नफरतें, और नफरतें किसके लिए? आप पावर हंगरी हैं, आप मनी हंगरी हैं। ये खान साहब अमर बिन मारूफ में मुझे जस्टिफाई कर दें कि उस्मान बुजदार मेरिट पे हायर किया गया था, लेकिन मुझे जस्टिफाई कर देंगे। अपनी अपनी अपॉइंटमेंट है किसी इस्लामिक स्टेट में, ये मुझे बता दें, मुझे बताएं कि किस तरीके से रियाज मलिक का पैसा इन्होंने, लेटर नहीं खोला था कैबिनेट के अंदर, वो एक इस्लामिक अमीरुल मोमिनीन करता है, जवाब देना ये। लेकिन जब आंखें बंद कर दी जाए, जब कौम को ये बता दिया जाए ये 21वीं सदी का पैगंबर है, नाउजुबिल्लाह, ये आपका पैगंबर खड़ा है, ये देखें, तो फिर वो इसी तरह होता है। अब आपकी तबाही आपका मुकद्दर बन चुकी है चीमा साहब, ये मैं दुख के साथ कह रहा हूं, दुख के साथ कह रहा हूं। मैं ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये जो हुआ है, लोग तो पाकिस्तान में ये कह रहे हैं कि इनका लॉन्ग मार्च नाकाम हो रहा था, इस वजह से ये शायद ये ड्रामा स्टेज किया गया। लेकिन जब इनकी ये बातें सुनी जाती हैं, जब इनको एक रात पहले पता था अटैक हो जाना है, खान साहब को पता था, इनका अपना सेनेटर कह रहा है मुझे लाशें नजर आ रही हैं, तो उसमें फिर ये सिनेरियो ये भी सामने है, देखना पड़ता है कि शायद ये स्टेज किया गया। एक गोलियां 6 है, जख्मी 14 है, स्टेज गोली जो सिर्फ एक अभी तक दिखाई जा रही है, लोग दिखा रहे हैं 14 जख्मी, लेकिन उस और जो वीडियो चला रहे हैं, देख रहे हैं, 1 घंटे के अंदर अंदर उसका बयान लीक कर दिया गया है। वह एक ड्रामा सा लग रहा है, जिस तरह एक स्टेज शो देखा जा रहा है। लेकिन दुख की बात है, इसमें नुकसान सिर्फ आपकी स्टेट ऑफ पाकिस्तान का हो रहा है। आपकी इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर आपकी इस वक्त मजाक उड़ाया जा रहा है, देखा जा रहा है कि हाउ इमेच्योर यू आर, हाउ मिसमैनेज्ड यू आर, हाउ मिसप्लान्ड यू आर। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन वाशिंगटन डीसी टुडे। और ये अफसोस है, अफसोस के साथ मैं तो पहले शर्मिंदा होता रहता हूँ कि जो ब्लंडर आपने 1947 से लेकर आज तक किए हैं। आप पिछले हफ्ते तक तो आप शेख मुजीब बन चुके थे, पिछले हफ्ते तक तो आप मार्शल को वेलकम कर रहे थे, तो आज फिर आप देख लिया, जब आपका मोस्ट पॉपुलर तरीन जो लीडर है वो कहता हूं मैं शेख मुजीब हूं और यहाँ मार्शल लगा दिया जाए, तो देखिए हिस्टोरियन लिखेंगे ये। मैं हो सकता है मैं ही अपनी बुक लिख के 2 चैप्टर लिख दूं इन चीजों पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। ये जो बातें की जाती हैं कि जो अभी हालात बन गए हैं, आप क्या समझते हैं जो बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई थी 2007 में, क्या इसका एक सियासी फायदा सिर्फ इमरान खान को हो सकता है? क्योंकि इमरान खान के नाकदीन कह रहे हैं कि इमरान खान को इस चीज का फायदा हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि इमरान खान जो धमकी लगाते हैं कि पाकिस्तान ये एक और बांग्लादेश बन सकता है, कि शायद इमरान खान जो है वो पाकिस्तान को ये जो तोड़ने की बातें कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि 2 पाकिस्तान और इसमें से पाकिस्तान के और टुकड़े हो सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये इमरान खान जब ऐसी बातें करते हैं तो लोग जो सुन रहे हैं, जो इनकी थ्योरी को फॉलो करते हैं, वो इसको कैसे लेते होंगे? या आप समझते हैं कि इस वाक़े के बाद ऐसे कोई हालात पैदा हो सकते हैं, या क्या आप समझते हैं कि शायद सियासतदानों को अकल आ जाए, वो बैठ जाएं? नहीं, मेरा ख्याल में सियासतदान, मैंने जिस तरह आपको अर्ज की, सियासतदान तो सियासत अगर कर रहे हो तो वो तो बैठे एक दूसरे के साथ देखें, नेशनल इंटरेस्ट के तहत सोचें, लेकिन ये सियासतदान तो है ही नहीं। खासा तो वो सियासत, मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि इज नॉट अ पॉलिटिशियन, ही डजंट बिलीव इन डेमोक्रेसी। ये तो अपनी मर्जी की हर चीज चाहता है, डिक्टेटर माइंडसेट है इसका, उसका आप क्या करें। दूसरा उसमें मैं बताना चाहता हूं कि खासकर अगर इनको जो बार बार चैलेंज करता है जिन अदारों को, खास उन्होंने कल अगले दिन नाम लेके कहा कि वो करप्शन चाहते थे, ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन अकाउंटेबिलिटी, उसका क्या मतलब है? तो फिर शेख मुजीब का जब नाम लेते हैं तो ये भी वही चैलेंज है उनका। वहां पर डिफीट किसकी हुई थी शेख मुजीब के टाइम पर? चैलेंज तो उनको कर रहा है। मैंने आपको अर्ज किया कि इस वक्त 2 पार्टियां आमने सामने, एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस इमरान खान। और दूसरा एक बात ये बताता हूं, इस पे सबसे बाकी फायदा इनका होगा, इन्होंने बच्चियों के डांस बहुत कराए लेकिन लोग चार्ज नहीं हुए। मजाक नहीं करो, मेरे पास आज किसी ने वीडियो भेजी, लड़की कह रही है कि तुम औरतों को देख के भी चार्ज नहीं हो रहे हो, व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू आर। तो लोग चार्ज नहीं हो रहे थे, अब वो चार्ज हो जाएंगे, इन्होंने वो भी ट्राई कर दी सारी। लेकिन इसमें अफसोस है ना चीमा साहब, ये सिविलाइज मुल्कों में इस तरह होता नहीं है। बोरस जो बर्तानिया में इस तरह नहीं हो रहा है। 3 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो सकता है अगला भी चेंज हो जाए महीने 1.5 तक। यहां पे भी देखिए इस तरह तो नहीं होता ना। आपके पड़ोसी मुल्कों में इस तरह हो रहा है, बांग्लादेश में इस तरह हो रहा है, भारत में इस तरह हो रहा है, अब तो अफगानिस्तान भी आपसे बेहतर सिविलाइज बिहेव कर रहा है। लेकिन आपने दर हकीकत इस बात को प्रमोट कर रहे हैं, आप शराफत को प्रमोट करना छोड़ दिया, किरदार साजी छोड़ दिया।
आप सिर्फ प्रमोट करते हैं खराबियां, नांग धड़ांग तमाशे, पार्टियां, और लेकिन उसके आखिर पे दुआ करा देते हैं, आओ जी दुआ करें, अमर बिल्ला, पिछले सारा साल। तो ये आप इस्लाम को भी खराब कर रहे हैं। बल्कि मेरी नजर में मैं समझता हूँ जिन लोगों ने सियासत के लिए अपने मजहब को इस्तेमाल किया है उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी ठीक नहीं होते, और ये उसी का रिजल्ट निकल रहे हैं। ये ना सियासत है ना जमहूरियत है। हकीकत इसमें मैं आपको एक और भी इसमें जो एक फंडामेंटल जो इशू वो ये है, चीमा साहब आपका हर सियासतदान जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का तैयार करता था। अयूब खान साहब ने तैयार किया था भट्टो को, ज़ियाउल हक ने तैयार किया था नवाज शरीफ साहब को, ये जनरल हीरो इस्लाम के तैयार करता है। तो दर हकीकत जब आप जमहूरी तरीके से सियासतदानों को तैयार ना करें तो फिर यही होता है। आपकी सियासत भी हाइब्रिड है। अब बल्कि ऊपर से डैडी की कॉल ना आए तो बच्चे परेशान हो जाते, अब्बा जी यार वो कॉल करने छड़ गए। तो ये कहा है, एमक्यूएम वालों ने कहा था, उन्होंने कहा था हमें कॉल नहीं आती, हम क्या करें, हम कहाँ वोट दें, पहले तो गाइडलाइन आती थी। तो फिर यही होता है। फिर आगे आप कहते हैं ये सियासतदान है, आप ये कहते हैं ये मुल्क को बचाएं, जब उनकी तरबियत में शामिल नहीं है तो क्या क्या परफॉर्म करेंगे आप, क्या परफॉर्म? ये एस्टैब्लिशमेंटेरियन डेमोक्रेसी है। लेकिन ये बिल्कुल 100.10% ब्यूटीफुल नेम गिवन बाय यू। लेकिन ये कि मैं कहूंगा फिर मॉरल रिस्पांसिबिलिटी भी उन्हीं की है ना कि संभालें इसको। अब इसको ये जो दे हैव क्रिएटेड अ मास्टर, इसकी सफाई भी करें, अब वो नहीं कर रहे हैं। एक और नाम भी है तार साहब, ये इलेक्टोरल अथॉरिटेरियनिज्म भी है, ये सारे अथॉरिटेरियन है। जब ये कहा जाए, जहां कहा जाए कि चीफ जज मेरी मर्जी का हो, आर्मी चीफ मेरी मर्जी का हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेरी मर्जी का हो, और जो असेंबलियों के जो सूबों के चीफ मिनिस्टर हो उस्मान बुजदार हो, तो इसको क्या कहते हैं? डिक्टेटरशिप कहते हैं इसको। चलिए चीमा साहब, इसमें अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं है, दुआएं खैर करनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं मेरी नजर में एएसएपी बेसिस पे अगले चंद घंटों के एक दिन के अंदर अंदर आर्मी चीफ की अनाउंसमेंट होनी चाहिए ताकि इनको पता चल जाए कि इनका फ्यूचर क्या है। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब, फ्यूचर पता लग सके। अभी तो इमरान खान साहब ने जब ठीक होना है और वापस आना है और उन्होंने लोगों को चार्ज करना है, तो उसके वक्त पता नहीं क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। लेकिन ऑब्वियसली जो पॉलिटिकल सारा ड्रामा अनफोल्ड हो रहा है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए अच्छे नहीं है। थैंक यू वेरी मच साहिद तार साहब, इट वाज प्लेजर टॉकिंग यू एंड गेटिंग योर पर्सपेक्टिव सर। बहुत शुक्रिया सर।